फाउंडेशन कोर्स के अगले लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। आदमी को खड़े होने के लिए क्या चाहिए? आदमी को खड़े होने के लिए चाहिए टांग नंबर 1 और चाहिए दूसरी टांग नंबर 2। टांग नंबर 1 आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वो किसके बारे में है? वो है आपकी इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि वो है आपकी बुद्धि के बारे में। आज जब भी आप सोचते हैं साइकोलॉजी, तो आपको सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? बुद्धि। इंसान का दिमाग कितना सोचता है, कितना विचार करता है। और उसी के साथ दूसरी टांग जो है वो कौन सी है? वो है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, यानी कि वो है आपके व्यक्तित्व के बारे में कि आपकी पर्सनैलिटी किस प्रकार से है, किस प्रकार से लोगों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, कौन कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये दो मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके यहाँ पर आपके साइकोलॉजी, किसी भी साइकोलॉजी एग्जाम के लिए, और यहाँ से आपको अधिक सवाल देखने को मिलते हैं। आज के इस चैप्टर के अंदर हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारी पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? आप सुंदर दिखते हैं, सुंदर दिखती हैं, खराब दिखते हैं, खराब दिखती हैं, कैसी आपकी पर्सनैलिटी है? वो पर्सनैलिटी की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान के बारे में। पर्सनैलिटी को जानने से पूर्व एक और चीज जरूरी है, वो क्या है? वो है सेल्फ। सेल्फ यानी खुद। खुद मतलब मैं, है ना? मैं कौन हूं? ठीक है, स्व की बात करेंगे हम, सेल्फ की, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके व्यक्तित्व की। सबसे पहले आप दूसरे के व्यक्तित्व को जाने, उससे पहले जरूरी क्या हो जाता है कि आप खुद को जाने कि मैं कौन हूं। स्वयं के बारे में आप यहाँ पर जाने, स्वयं को आप कैसे परिभाषित करते हैं, स्वयं की आपके बारे में क्या धारणा है ना? जिस प्रकार से आप खुद को समझते हैं उसी प्रकार से जो है आप जीवन के अन्य आयामों को एंड अन्य चीजों को भी आप समझते हैं। तो स्व का कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर आपका सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो है आपको काफी ज्यादा क्लियर होना चाहिए, और इस पार्ट के माध्यम से आपको ये सबसे ज्यादा क्लियर होगा। और जो सारी चीजें यहाँ बताई जाएंगी उसको अगर आप अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, आत्म एवं व्यक्तित्व, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ की एंड देन हम बात करेंगे पर्सनैलिटी की। आत्म एवं व्यक्तित्व का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके आधार पर हम अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। अस्तित्व यानी हमारा एग्जिस्टेंस, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है उसकी हम बात करेंगे। ये ऐसे तरीके को भी इंगित करते हैं जिससे हमारे अनुभव संगठित एवं व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं। सामान्य प्रेक्षणों के आधार पर हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग अपने बारे में अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं। कोई सोचता है मैं बहुत बौना हूं, मैं बहुत नाटा हूं, कोई सोचता है मैं बहुत लंबा हूं, कोई सोचता है मैं बहुत मोटा हूं, पतला हूं। ठीक है, ये विचार व्यक्ति के आत्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा आप स्वयं के बारे में सोचेंगे, ठीक है, आप स्वयं के बारे में जैसा सोचेंगे वैसा आप जो है स्वयं को मानेंगी। हम यह भी जानते हैं स्थिति विशेष में लोग भिन्न तरीके से व्यवहार करते हैं, किंतु एक व्यक्ति विशेष का व्यवहार एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सामान्यतया पर्याप्त रूप से स्थिर होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए आप क्लास में शांत बैठे हैं, जैसे ही टीचर क्लास में आप हल्ला कर रहे हैं, जैसे ही टीचर आएगा क्या हो गया? आप शांत हो जाएंगे, है ना? ये क्या है आपके, जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंज हुआ आपके व्यवहार में भी क्या हुआ? अलग अलग यहाँ पर चेंजेस हो गए। लेकिन एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सामान्यतया पर्याप्त रूप से स्थिर होता है। अगर आप किसी की मदद इंडिया में करते हैं, किसी भिखारी को आप 2 रुपए देते हैं, 5 रुपए देते हैं, तो बनी बात है कि आप अमेरिका में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आप उसको 2 रुपए या 5 रुपए जो भी है, यहाँ पर डॉलर जो भी है, वहां पर उसको आप जो है हेल्प करेंगे। मगर अगर आपका नेचर हेल्पिंग का है तो आप दूसरों की हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, आप हर किसी भी घर में अगर आप गुस्सा शो करेंगे तो बाहर जाके भी क्या होगा? आप गुस्सा ही शो करेंगे, आप कहीं भी चले जाएंगे। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार का यही अपेक्षाकृत स्थिर स्वरूप, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पे, व्यक्ति के व्यवहार का यानी ह्यूमन के बिहेवियर का अपेक्षाकृत स्थिर स्वरूप, रिलेटिवली परमानेंट जो यहाँ पर बिहेवियर है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। यानी पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी ये है कि कोई संबंधित व्यक्ति ए किस प्रकार से बिहेव करेगा, है ना, और जो क्या होगा? अपेक्षाकृत स्थिर होगा, है ना, लगभग लगभग परमानेंट होगा। अगर ये व्यक्ति ईमानदार है तो जीवन के किसी भी कोने में क्या रहेगा? जाके ये ईमानदार ही रहेगा। इसलिए विभिन्न प्रकार के व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वाले प्रतीत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके इसमें मान लीजिए कोई अलग व्यवहार है, आप बेईमान है, कोई यहाँ पर जो है वो समझदार है, ठीक है, कोई यहाँ पे ईमानदार है, तो अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। इसलिए हमको जो दिखती है सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग दिखती है। ये व्यक्तित्व व्यक्तियों के विविध व्यवहारों में प्रतिबिंबित भी होते हैं। अब हम पहले बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में? हम बात करेंगे आत्म का संप्रत्यय है क्या। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना किसके बारे में? सेल्फ के बारे में, आत्म के बारे में, स्व के बारे में। बाल्यावस्था से ही आपने इस बारे में कि आप कौन हैं और आप किस प्रकार दूसरों से भिन्न हैं पर्याप्त मात्रा में विचार किया होगा। यद्यपि आप इस संदर्भ में जागरूक नहीं रहे होंगे, फिर भी आपने अब तक अपने बारे में कुछ धारणा विकसित कर ली होगी। हम कौन हैं, कुछ प्राथमिक विचार प्रतिपादित करने का प्रयास करें कि आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यह क्रियाकलाप आपके लिए उतना सरल नहीं रहा होगा जितना सरल पहले आपने इस समझा होगा। यह क्रियाकलाप पूरा करते हुए आप अपने आत्म का वर्णन कर रहे थे। अगर आपको कुछ लिखने को दिया जाए, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए, डिस्क्राइब करिए, तो क्या करते हैं? आप अपना वर्णन करते हैं। जिस प्रकार आप अपने चतुर्दिक परिवेश की विविध वस्तुओं के प्रति जागरूक होते हैं, जैसा कि कमरे में एक मेज है, एक कुर्सी,
उसी प्रकार आप अपने आत्म के प्रति भी जागरूक होते हैं। क्या रहते हैं आप यहाँ पर, सेल्फ के बारे में आप अलर्ट रहते हैं, है ना, नोन रहते हैं। एक नवजात शिशु की अपने आत्म के बारे में कोई धारणा नहीं होती है। यहाँ देखिए क्या सवाल आ जाएगा, यहाँ से कितना टफ सवाल बन सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। क्या एक नवजात शिशु की अपने आत्म के बारे में कोई धारणा नहीं होती है? ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा उत्तर, यस, कोई धारणा नहीं होती है। बच्चा अस्पताल में पैदा ही हुआ है, वो बाहर निकल के आया ही है, 2 महीने हुए हैं, वो अपने बारे में सेल्फ का क्या कॉन्सेप्ट बना लेगा? कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आत्म की धारणा का उन्मज्जन या प्रकटीकरण होता है। मतलब जैसे जैसे आपने देखा होगा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, उसका सेल्फ भी डेवलप होना स्टार्ट होता है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं आत्म के बारे में, हम बात कर रहे हैं सेल्फ के बारे में। क्या ये बचपन से हमको मिला होता है? बचपन मतलब एकदम जब हम शिशु होते हैं तब से हमको मिला होता है, 2 माह के होते हैं तब से मिला होता है? नहीं। कैसे होता है? जैसे जैसे हमारा बाहर प्रकटीकरण कैसे होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और चीजों के साथ हमारा इंटरेक्शन वहां पर, अंतः क्रिया वहां पर बढ़ती जाती है। मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मैं कितने रंग का हूँ या कौन से रूप है, मेरी आंखें कौन सी हैं, ये सब धीरे धीरे सेल्फ के बारे में जो है चीजें धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होती है। अब यहाँ देखिए आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बच्चे के बारे में सेल्फ कौन बनाता है? माता पिता, पेरेंट्स, मित्र, जो उसके पीयर्स हैं, शिक्षकों एवं अन्य महत्वपूर्ण लोगों की अहम भूमिका होती है। ठीक है, अहम ये इड वाला नहीं है, ठीक है, ईगो वाला नहीं है, अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। घर में आपके दादा दादी हैं, जो भी हैं बड़े लोग हैं ना, फूफा फूफी, वो भी सब क्या करते हैं, बच्चे के सेल्फ के बारे में डेवलप करने में, स्वरूप देने में, उसको आकार देने में मदद करते हैं। इस प्रकार से देखिए सबसे पहले क्या रहती है, एक मिट्टी रहती है। मिट्टी को क्या करता है, मूर्तिकार जो है शेप देता है ना, शेप देके उसको जो है बड़ी सुंदर सी मूर्ति बना देता है। उसी प्रकार से आप भी क्या है, पहले एक मिट्टी की तरह है, ये मिलके ये मिलके ये मिलके ये मिलके क्या करते हैं, आपको एक मूर्ति का आकार देते हैं और फिर आप जानते हैं अपने स्वयं के बारे में, यानी कि सेल्फ के बारे में। दूसरे लोगों से हमारी अंतःक्रिया, हमारा अनुभव और उन्हें जो हम अर्थ प्रदान करते हैं, हमारे आत्म का आधार बनते हैं। क्या बनते हैं? आत्म का आधार बन रहे हैं यहाँ पर। तो सवाल आ जाएगा, आत्म का आधार क्या है? आत्म का आधार यानी बेसिस ऑफ सेल्फ। सेल्फ किस पे टिका हुआ है? बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ सेल्फ क्या है? दूसरे लोगों से हमारी अंतःक्रिया यानी कि हमारा इंटरेक्शन किस प्रकार से कर रहे हैं हम, ये है पॉइंट नंबर 1, हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस, और इन्हें जो हम अर्थ प्रदान करते हैं नंबर 3, वो सब क्या है, वो सब हमारे आत्म का आधार है। ठीक है, अतः हमारे अपने अनुभव और दूसरे लोगों के बारे में जो हमारे अनुभव होते हैं, उसके आधार पर आत्म की संरचना में परिवर्तन संभव है। ठीक है, चेंज होता रहता है। हमारा अनुभव देखिए हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। गर्म पानी का या गर्म पानी का आप जो नहाने जाते हैं उस समय देखिए, बचपन में आपको जो है काफी डर लगता था कि मैं जल जाऊंगा, जल जाऊंगी, लेकिन आज जो आप बड़े हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, आपको जो है काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरे लोगों के बारे में जो आपके अनुभव होते हैं, उनके आधार पर आत्म की संरचना में परिवर्तन संभव है। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो आप भी इसको चाहे तो पूरा कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अपने तदात्मीकरण के लिए उन्होंने जिन गुणों का उपयोग किया है, वे उनकी व्यक्तिगत और साथ ही उनकी सामाजिक या सांस्कृतिक अनन्यता के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो अगर आप बताएंगे अपने बारे में तो क्या बताते हैं, आप खुद के बारे में देते हैं, यानी सामाजिक जानकारी देंगे, सांस्कृतिक अनन्यता के बारे में भी आप उनको बताएंगे, साथ साथ अपने व्यक्तिगत जानकारी भी उनको देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अनन्यता से तात्पर्य क्या है, आपकी आइडेंटिटी से। ठीक है, आइडेंटिटी, व्यक्तिगत अनन्यता यानी कि पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है उसको हम जानते हैं। से तात्पर्य व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं, यानी कि ये आप हैं और ये आपका पड़ोसी है, इनमें कौन से ऐसे पर्सनल फैक्टर्स हैं, पर्सनल आइडेंटिटी है जो क्या है आप दूसरों से भिन्न करेगी। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम रमेश है, जो कोई व्यक्ति अपने नाम, जैसे मेरा नाम संजीव, संजना अथवा करीम है, तो देखिए अलग अलग पर्सनैलिटी यहाँ पे, अथवा अपनी विशेषताओं, मैं ईमानदार अथवा मेहनती हूं, अथवा अपनी विभवताओं अथवा क्षमताओं, मतलब जो भी आप अपने बारे में वर्णन करता है, करती है, करेंगे, तब वह क्या बता रहा है, अपनी व्यक्तिगत अनन्यता को उद्घाटित करता या करती है। सबसे पहले क्या बताते हैं, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बताते हैं। याद कीजिए, जॉब के इंटरव्यू में आप जाते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को आप बताते हैं कि माई नेम इज दिस, माई फादर्स नेम इज दिस या माई मदर्स नेम इज दिस, है ना। सबसे पहले अपनी पर्सनल जानकारी देते हैं। उसके बाद अगला जो चीज आती है वो क्या है, सामाजिक अनन्यता यानी कि सोशल आइडेंटिटी। अब यहाँ देखिए, तात्पर्य व्यक्ति के उन पक्षों में से है जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध करते हैं, है ना। ब्राह्मण है, आदिवासी है, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, उत्तर कोरियाई, दक्षिण कोरियाई है, जिस समाज में जिस प्रकृति में रहता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के बारे में, इस प्रकार के वर्णन उन तरीकों का विशेषीकरण करते हैं जिनके आधार पर लोग एक व्यक्ति के रूप में स्वयं का मानसिक स्तर पर प्रतिरूपण करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति के तौर पे आप जो है अपने समाज में किस प्रकार से देखते हैं, एक मानसिक स्तर पर क्या कर रहे हैं, प्रतिरूपण यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार आत्म का तात्पर्य अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे। सेल्फ क्या है, स्व क्या है, आत्म क्या है। आत्म यह है,
आत्म का तात्पर्य यह है कि अपने संदर्भ में, अपने कंटेक्स्ट में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है, उसके कॉन्शियस एक्सपीरियंस है ना, विचारों जो उसके थॉट हैं, थिंकिंग चिंतन जो है उसका, एवं भावनाओं जो उसकी फीलिंग्स है उनकी समग्रता से है, ये सब एक मिलके जब आ जाएंगी तो वो उसको क्या बोलेंगे कि हम सेल्फ की बात कर रहे हैं। व्यक्ति के यही अनुभव एवं विचार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तर पर व्यक्ति के अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दो प्रकार की आइडेंटिटी होती है, एक होती है पर्सनल आइडेंटिटी यानी कि व्यक्तिगत अनन्यता, और दूसरी होती है आपकी सोशल आइडेंटिटी यानी कि सामाजिक अनन्यता। उसके बाद देखिए आत्मगत रूप में आत्म एवं वस्तुगत रूप में आत्म। ठीक है, जब आप स्वयं को सेल्फ एज अ सब्जेक्ट देखते हैं या ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए कि ऊपर कुछ वर्णन किया है, मैं एक नर्तक हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसको सरलता से याद किया जा सकता है। पहली स्थिति में आत्मा का वर्णन जो है आत्मगत रूप में किया गया है, दूसरी स्थिति में आत्मा का वर्णन वस्तुगत जो किसी चीज से प्रभावित होता है रूप में किया गया है। आपको ध्यान रखना है आत्मगत यानी कि आपका यहाँ पर जो है सेल्फ की बात कर रहे हैं, जो कुछ करता है। जब स्वयं के बारे में करेंगे, मैं एक नर्तक हूं, यहाँ पे क्या है, आप स्वयं को कैसे बता रहे हैं, आत्मगत रूप से बता रहे हैं, यानी कि एज अ सब्जेक्ट आप स्वयं को यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन दूसरे उसमें कैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसको सरलता से आहत किया जा सकता है, या मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे कोई भी जो है छेड़ सकता है, छेड़ सकती है। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में आत्मा का वर्णन कैसे कर रहे हैं, आप वस्तुगत रूप से कर रहे हैं, यानी कि आप एज अ ऑब्जेक्ट स्वयं को दे रहे हैं, जो किसी चीज से प्रभावित होता है रूप में किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा को आत्मगत एवं वस्तुगत दोनों रूपों में समझा जा सकता है। आप स्वयं को क्या बता सकते हैं, सेल्फ के बारे में एज अ सब्जेक्ट भी आप बता सकते हैं एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। जब आप यह कहते हैं मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, तो यहां आप आत्मा का वर्णन जानने वाले के रूप में तो कर ही रहे हैं, साथ ही उस रूप में भी कर रहे हैं जिसे जाना जा सकता है। आत्मा का ध्यान दीजिए, कर्ता रूप में आत्म स्वयं को जानने की विधि के बारे में बात करेंगे, को जानने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहता है। वस्तुतगत क्या होता है, परिणामी रूप में आत्म प्रेक्षित होता है, और जान लीजिए जाने वाले वस्तु के रूप में होता है। आत्मा की यह द्वैध स्थिति सदैव ध्यातव्य है, यह हमको हमेशा देखने मिलता है। तो आप स्वयं को कैसे डिनोट कर सकते हैं, आप स्वयं को, आप सेल्फ को वस्तुगत भी बता सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी बता सकते हैं कि मैं इससे प्रभावित हो जाता हूं, मुझे कोई भी जो है परेशान कर सकता है, मैं आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता हूं, या फिर आई एम अ डांसर, मैं आई एम अ सिंगर। आप अपने आप को एज अ सब्जेक्ट भी यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एज अ सब्जेक्ट करते हैं, कभी कभी एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको बोला जाए अपने बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि मैं बहुत मेहनती हूँ, आपका सब्जेक्ट वाला हो जाएगा, और बताएंगे कि मैं जो प्रभावित हो जाता हूं या हो जाती हूं, तो वो एज अ ऑब्जेक्टिव वे में आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए आत्मा के प्रकार की बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको सबसे पहले सेल्फ को ही जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सवाल यहाँ से डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आगे पर्सनैलिटी में कहीं पूछ लेंगे, कहीं घुमा फिरा के आपसे यहाँ पर पूछ लेंगे। इसलिए जो आत्म है, सेल्फ है, मोस्ट आईएमपी है, इसको आप ध्यान रखें। इस जो पढ़ने वाले हैं इसको ध्यान से रखें, है ना। आपको कई सारी चीजें पढ़नी होंगी सेल्फ के बारे में, आपको लगेगा कितना सेल्फ सेल्फ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मोस्ट आईएमपी चीज भी यही है ना। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे कैसे फायदा मिलेगा। आत्म के विभिन्न प्रकार या रूप होते हैं, यानी आपका जो स्वयं है, जो सेल्फ है, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। अब एक व्यक्ति है, वो मान लीजिए एंटार्क्टिका या कहीं ऐसे देश में पैदा हो गया जहां कोई नहीं है, उसका सेल्फ का निर्माण कैसे होगा सोचिए। तो आत्म के इन विभिन्न रूपों का निर्माण जो होता है भौतिक एवं समाज सांस्कृतिक पर्यावरणों से होने वाली हमारी अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। आत्म के मूल तत्व पर उस समय ध्यान आकृष्ट होता है जब एक नवजात शिशु भूखा होने पर दूध के लिए चीखता चिल्लाता है। यद्यपि बालक की यह चीख क्या बताती है, प्रतिवर्त पर आधारित होती है, एक रिफ्लेक्स पर आधारित होती है, तथापि यही प्रतिवर्त आगे चलकर इस जागरूकता के विकास के रूप में कि मैं भूखा हूं परिवर्तित हो जाता है। छोटा जो बच्चा है उसका कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी उसको सेल्फ के बारे में कुछ नहीं पता, क्या करता है, भूख लगती है चिल्लाता है। ठीक है, आगे जाके क्या हो रहा है, यही प्रतिवर्त, यही रिफ्लेक्स क्या होता है आगे चलकर इस जागरूकता के विकास के रूप में कि मैं भूखा हूं परिवर्तित हो जाता है। जब भी भूख लगती है मैं चिल्लाता हूं। समाज सांस्कृतिक पर्यावरण में यह जैविक आत्म स्वयं को रूपांतरित करता है। आप जबकि एक चॉकलेट के लिए भूख का अनुभव कर सकते हैं, एक एस्किमो को ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए हो सकता है कुछ और चीजें हैं। आपको चॉकलेट देख के जो है भूख लग सकती है, लेकिन उसको चॉकलेट देख के ऐसा नहीं हो सकती। जो एकदम बर्फ में रह रहा है उसने कभी चॉकलेट देखी ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यह है अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड, और यहाँ पे एक फल है जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। मान लीजिए आपने कभी इस फल को नहीं देखा, ठीक है, भूख दोनों को लगी है। ठीक है, ये आप हैं, ये आप इंडिया में रहते हैं। ठीक है, एक प्रकार का फल रखा हुआ है, आपको भी भूख लगी, इसको भी भूख लगी है, तो इसको देखने के बाद इसको जो है और ज्यादा भूख लगेगी, क्योंकि ये जानता है क्या चीज है। क्यों, क्योंकि उसको कौन से परिवेश में रहा है, उसी परिवेश में रहा है, समाज संस्कृति में उसने वही देखा है। आप समझेंगे जो कोई जहरीला फूल है या जंगली फल है, जंगली फूल है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर भूख कम लगेगी। ठीक है, ऐसा ही वहां पर भी हो रहा था। अब देखिए आगे व्यक्तिगत आत्म एवं सामाजिक आत्म के बीच भेद किया गया है। व्यक्तिगत आत्म क्या है, पर्सनल सेल्फ क्या है, में एक अभिविन्यास होता है जिसे व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंध होने का अनुभव करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे जैविक आवश्यकताएं, जैविक आत्म जो है आपका बायोलॉजिकल सेल्फ जो है,
को विकसित करती है, किंतु शीघ्र ही बच्चे की उसके पर्यावरण में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं उसके व्यक्तिगत आत्म के अन्य अवयवों को उत्पन्न करने लगती हैं। किंतु इस विस्तार में जीवन की उन पक्षों पर ही बल होता है जो संबंधित व्यक्ति से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस, है ना, फिर आपका उत्तरदायित्व यहाँ पर व्यक्तिगत पर्सनल, फिर आपका व्यक्तिगत उपलब्धि पर्सनल अचीवमेंट, और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं यहाँ पर इसके अंदर आ जाती हैं। किसके अंदर? आपके पर्सनल सेल्फ के अंदर, कि मैं जो है अपने लिए इंडिपेंडेंट चाहता हूँ, मैं सुरक्षा चाहता हूँ, है ना, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, मैं वो अचीव करना चाहता हूँ, मेरे पास गाड़ी बंगला कार सुख सुविधाएं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए सामाजिक संदर्भ की बात करें, यानी कि सामाजिक आत्मा की बात करें, सोशल सेल्फ क्या होता है? सोशल सेल्फ देखिए का प्रकटीकरण दूसरों के संबंध में होता है, जिसमें दूसरों की मदद करना, सहयोग करना, एकता लाना, संबंध रिलेशनशिप बनाना, त्याग करना दूसरों के लिए, समर्थन करना किसी का, अगर किसी का कुछ गलत हुआ है तो, अथवा भागीदारी जैसे जीवन के पक्षों पर बल दिया जाता है। पहला पर्सनल सेल्फ क्या करता है? अपने अपने ऊपर ध्यान देना पूरा, और ये जो सोशल सेल्फ है क्या करता है? ये आप दूसरों के ऊपर भी ध्यान देना अपने साथ साथ। इस प्रकार का आत्म जो है परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है। तो सवाल बन जाएगा पर्सनल सेल्फ सोशल सेल्फ में से कौन सा जो यहाँ पर बल देगा अपने परिवार के ऊपर और सामाजिक संबंधों के ऊपर? तो वहां पे आंसर क्या होगा आपका? सोशल सेल्फ। ठीक है, पर्सनल सेल्फ वाला किस पे ध्यान देगा? अपनी इंडिपेंडेंस पे, अपनी डिपेंडेंसी, उत्तरदायित्व पे, अचीवमेंट पे और अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर। लेकिन जो सेल्फ वाला है वो इन सब चीजों पे ध्यान देगा, जो सोशल सेल्फ वाला है। तो ठीक है, तो पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ, इनको आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार का आत्म, इसलिए इस आत्म को पारिवारिक, फेमिलियल अथवा संबंधात्मक आत्म के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर वहां पे नाम चेंज कर दें, व्हाट इज रिलेशनल सेल्फ या फिर फेमिलियल सेल्फ, तो यहाँ पर सोशल सेल्फ की ही बात हो रही है। ठीक है, तो आपका जो सोशल सेल्फ है, जो आपका सामाजिक आत्म है, उसी के दो नाम है। एक है आपका संबंधात्मक आत्म यानी कि रिलेशनल सेल्फ, और दूसरा क्या नाम है? दूसरा है आपका फेमिलियल सेल्फ यानी कि पारिवारिक आत्म। ठीक है, दो प्रकार के आत्म जान लिए अभी तक आपने। पहला कौन सा है? पर्सनल, जो खुद पे ध्यान देगा। ऐसे लोग देखे होंगे आपने जो खुद पे ध्यान देते हैं, परिवार को छोड़ छाड़ के अपना यहाँ वहां चले जाते हैं देश विदेश में। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? सोशल सेल्फ, जो उनके साथ रहते हैं, वो सारी चीजें। अब यहाँ देखिए आत्म की हम बात करेंगे संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष के बारे में, यानी कि सेल्फ का आपका कॉग्निटिव डिपार्टमेंट एंड आपका यहाँ पे बिहेवियरल डिपार्टमेंट के बारे में। इन अध्ययनों द्वारा व्यवहार के कई ऐसे पक्ष सामने आए हैं जिनका संबंध आत्म से होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हम सभी के अंदर यह जानने का बोध होता है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, और क्या हमको अन्य दूसरों से भिन्न बनाता है, मैं दूसरों से अलग कैसा हूं, क्या मेरी चोटी लंबी है, क्या मेरे बाल लंबे हैं। हम अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक अनन्यताओं से जुड़े रहते हैं, और इस ज्ञान से कि ये अनन्यताएं आजीवन स्थिर रहेंगी हम सुरक्षित अनुभव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, हम अपनी व्यक्तिगत पर्सनल आइडेंटिटी लेके चलते हैं और सोशल आइडेंटिटी हम दोनों यहाँ पर लेके चलते हैं। ठीक है, और ये क्या रहेंगी? आपके जीवन भर रहेंगी। मान लीजिए आपका नाम मुकेश है, तो मुकेश आपके मरने तक आपका नाम क्या रहेगा? मुकेश ही रहेगा, आपके आजीवन चलेगा, है ना। मान लीजिए आप जो है यहाँ पर हिंदू है या क्रिश्चियन है या जैन है या मुस्लिम है, जो भी है आप, है ना, ये आपके क्या रहेगा? जीवन भर रहेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस 99.9% पे। ठीक है, हम क्या करते हैं? इसी प्रकार से हम सुरक्षित अनुभव करते हैं, हम टेक केयर, फील सेफ, यहाँ पर हम सेव करते हैं। जिस प्रकार से हम आपको अपने आप का प्रत्यक्षण करते हैं, यहाँ देखिए, जिस प्रकार से हम अपने आप का प्रत्यक्षण करते हैं तथा अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आत्म संप्रत्यय या आत्मधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट? सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्व संप्रत्यय या आत्म संप्रत्यय क्या होता है? हम किस प्रकार से परसीव कर रहे हैं अपनी क्षमताओं को और गुणों को, है ना, उसके बारे में जो विचार रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम आत्म संप्रत्यय कहते हैं। अति सामान्य स्तर पर अपने बारे में इस प्रकार की धारणा समग्र रूप से या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। इससे अधिक विशिष्ट स्तर पर एक व्यक्ति अपनी शैक्षिक प्रतिभा की अपेक्षा अपने खेलकूद की बहादुरी के प्रति सकारात्मक धारणा रख सकता है। मतलब पढ़ाई में कमजोर हूं लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अव्वल हूं, या अपने गणितीय कौशलों की अपेक्षा अपनी पठन योग्यता के प्रति सकारात्मक आत्म संप्रत्यय रख सकता है। किसी व्यक्ति के आत्म संप्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करना सरल नहीं होता, काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि के अंतर्गत व्यक्ति से उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इंटरव्यू ले सकते हैं। आप अपने बारे में बताइए, आप सेल्फ कॉन्सेप्ट, कभी आपने अगर इंटरव्यू दिया हो आपने तो मालूम होगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी पूछते हैं आपसे, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, बताइए अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स बताइए, मतलब आप अपने आप को कितना जानते हैं, आप अपने बारे में, अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में किस प्रकार से आप विचार रखते हैं, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, पहला भी आपने जाना किसके बारे में? पहला जाना आपने यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों को, सेल्फ कंसेप्ट के बारे में। सेल्फ कंसेप्ट क्या है? आप अपने यहाँ पर बिहेवियर, अपने गुणों, क्वालिटीज के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, वो आपका क्या है? आत्म संप्रत्यय या स्व संप्रत्यय वहां पर होता है। उसके बाद देखिए अगली कहानी घूमेगी आत्मसम्मान के ऊपर, यानी कि सेल्फ एस्टीम के ऊपर। आत्मसम्मान हमारे आत्मा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते रहते हैं।
व्यक्ति का अपने बारे में यह मूल्य निर्णय ही क्या कहलाता है, ये आत्मसम्मान कहलाता है, यानी सेल्फ एस्टीम। मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कई बार सुना होगा अपने लोगों को बोलते हुए। तो क्या है, कुछ लोगों में आत्मसम्मान उच्च स्तर का, जबकि कुछ अन्य लोगों में आत्मसम्मान जो है निम्न स्तर का पाया जाता है। तो हाई स्तर का भी मिलता है एंड लो वाला भी मिलता है। किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान का मूल्यांकन करने के लिए उस व्यक्ति के समक्ष विविध प्रकार के कथन प्रस्तुत किए जाते हैं और उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि किस सीमा तक वे कथन उसके संदर्भ में सही है, यह बताएं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, किसी बालिका से यह पूछा जा सकता है, मैं गृह कार्य करने में अच्छा हूं अथवा मुझे अक्सर विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए चुना जाता है ना। ये स्टेटमेंट हो सकते हैं। यदि बालक बालिका बताती है कि ये कथन उसके संदर्भ में सही है, तो उसका आत्मसम्मान उसकी तुलना में जो बताता है कि उसके बारे में सही नहीं, क्या होगा यहाँ पर, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं आपके आत्मसम्मान यानी आपके सेल्फ एस्टीम को पता करने के लिए। अध्ययनों से ध्यान दीजिएगा, अध्ययनों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 6 से 7 वर्ष तक के बच्चों में आत्मसम्मान 4 क्षेत्रों में निर्मित हो जाता है। आईएमपी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, रिसर्च क्या बताती है, स्टडीज क्या बताती है कि 6 से 7 वर्ष तक का बच्चा, मतलब 6 से 7 वर्ष मतलब अगर एलकेजी में चला गया, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में चला गया है, तो कि बच्चों में आत्मसम्मान जो है, सेल्फ एस्टीम जो है 4 क्षेत्रों में निर्मित हो जाता है। कहां कहां पे, शैक्षिक क्षमता में, किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, सामाजिक क्षमता में, शारीरिक खेलकूद संबंधित क्षमता, और शारीरिक रूप से जो आयु के बढ़ने के साथ साथ और अधिक परिष्कृत होता जाता है। तो इन सब चीजों में जो है 6 से 7 वर्ष में हमको यहाँ पर सेल्फ एस्टीम देखने मिल जाता है। अपनी स्थिर प्रवृत्तियों के रूप में अपने प्रति धारणा बनाने की क्षमता हमें भिन्न भिन्न आत्म मूल्यांकनों को जोड़कर अपने बारे में एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिमा निर्मित करने का अवसर प्रदान करती है। इसी को हम आत्मसम्मान की समग्र भावना के रूप में जानते हैं। यानी आप अपने बारे में किस प्रकार की इमेज बना रहे हैं, किस प्रकार की आप साइकोलॉजिकल फोटो बना रहे हैं अपने बारे में, मेरा सेल्फ एस्टीम किस प्रकार से है, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आप स्वयं को क्या करते हैं, स्वयं को एसेस करते हैं, आत्म मूल्यांकन कर रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलते हैं यहाँ पर आत्मसम्मान। आत्मसम्मान हमारे दैनिक जीवन के व्यवहारों से अपना घनिष्ठ संबंध निर्देशित प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों में उच्च शैक्षिक आत्मसम्मान होता है, ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों में क्या होता है, हाई सेल्फ एस्टीम यानी कि उच्च शैक्षिक आत्मसम्मान होता है, उनका निष्पादन विद्यालयों में निम्न आत्मसम्मान रखने वाले बच्चों की तुलना में अधिक होता है। और जिन बच्चों में उच्च सामाजिक आत्मसम्मान होता है, उनको निम्न सामाजिक आत्मसम्मान रखने वाले बच्चों की तुलना में सहपाठियों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। यानी 2 प्रकार के हैं, एक है आपका हाई सेल्फ एस्टीम और दूसरा है आपका लो सेल्फ एस्टीम। हमेशा अच्छा कौन सा होगा कि आप जो है उच्च सेल्फ एस्टीम रखें, आत्मसम्मान अपना जो है उच्च रखें यहाँ पर। ठीक है, दूसरी तरफ जिन बच्चों में सभी क्षेत्रों में निम्न आत्मसम्मान होता है, मतलब प्रत्येक फील्ड में क्या है, लो सेल्फ एस्टीम है स्वयं के बारे में, यानी स्वयं का मूल्यांकन कम करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, दुश्चिंता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और समाज विरोधी व्यवहार, किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना पाया जाता है। उसी के साथ देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी हुई है, आगे की थ्योरीज यहाँ पे निर्भर करती हैं। अध्ययनों द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि जिन माता पिता द्वारा स्नेह के साथ सकारात्मक ढंग से बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, ऐसे बालकों में उच्च आत्मसम्मान विकसित होता है। मतलब बच्चे की पेरेंटिंग भी यहाँ पर निर्भर करती है। ठीक है, अभी आप खुद से पढ़ते ध्यान नहीं देते आपने, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे बालकों में उच्च आत्मसम्मान विकसित होता है क्योंकि ऐसा होने पर बच्चे अपने आप को सक्षम और योग्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। जो माता पिता बच्चों द्वारा सहायता न मांगने पर भी यदि उनका निर्णय स्वयं लेते हैं, तो ऐसे बच्चों में निम्न आत्मसम्मान पाया जाता है। बात हो रही है यहाँ पर लो सेल्फ एस्टीम के बारे में। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बच्चा 12वीं में पहुंच गया, 11वीं में पहुंच गया, कॉलेज में पहुंच गया, उनके डिसीजन, उनके फैसले वो खुद लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चों में लो सेल्फ एस्टीम पाया जाएगा, बजाय ऐसे पेरेंट्स के जो क्या कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सकारात्मक ढंग से बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं उनको। ऐसे बच्चों में है हाई सेल्फ एस्टीम देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, बात कर रहे हैं हम सेल्फ एस्टीम के बारे में। इसको आप ध्यान रखेंगे, 2 प्रकार का होता है, हाई सेल्फ एस्टीम एंड दूसरा आपका लो सेल्फ एस्टीम। कई सारे कारक इसमें होते हैं, कई सारे कारक इसमें होते हैं। एक कारक मुख्य क्या है यहाँ पे, पेरेंटिंग। अच्छी पेरेंटिंग हाई सेल्फ एस्टीम देगी और खराब पेरेंटिंग क्या देगी, यहाँ पर लो सेल्फ एस्टीम देगी। ऐसे पेरेंट्स जो क्या करते हैं, इनका जो बच्चा है यहाँ पर उसका फैसला भी यही लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर बच्चे के अंदर लो सेल्फ एस्टीम यानी निम्न स्तर का आत्मसम्मान वहां पर डेवलप होगा। अब धीरे धीरे देखिए, जितना पढ़ते जाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता जाएगा, लेकिन इसको 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे आप और अच्छे से नोट करके और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको और अच्छा फील होगा। अब हम बात करेंगे आत्म सक्षमता के बारे में, यानी कि सेल्फ एफिकेसी के बारे में। पहला क्या देखा हमने, सेल्फ कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने सेल्फ एस्टीम देखा और तीसरा आ गई अब सेल्फ एफिकेसी। हमारे आत्मा का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है, वो क्या है, आत्म सक्षमता। लोग एक दूसरे से इस बात में भी भिन्न होते हैं कि उनका विश्वास इसमें है कि वे अपने जीवन के परिणामों को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं, अथवा इसमें कि उनके जीवन के परिणाम भाग्य, नियति अथवा अन्य स्थितिपरक कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति यदि ऐसा विश्वास रखता है कि किसी स्थिति विशेष की मांगों के अनुसार उसमें योग्यता है या व्यवहार करने की क्षमता है, तो उसमें क्या मिलेगा हमको, उच्च आत्म सक्षमता होती है। सेल्फ एफिकेसी क्या मिलेगी हमको, यहाँ पर हाई मिलेगी।
ठीक है, जो क्या करता है अपने जानता है कि जो भी कर रहा हूं मैं उसका नियंत्रण कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, है ना कि मेरा भाग्य नियति या जो मेरे किस्मत में है वो होगा। ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, आत्म सक्षमता में वो लोग हैं उच्च हैं। उसी के साथ देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ दी हुई है, आत्म सक्षमता की अवधारणा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आत्म सक्षमता यानी कि सेल्फ एफिकेसी के बारे में कौन बात करते हैं, बंडूरा जी। सेल्फ एफिकेसी की अवधारणा बंदूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। बंदूरा के आरंभिक अध्ययन इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे और वयस्क दूसरों का प्रेक्षण एवं अनुकरण कर व्यवहार को सीखते हैं। हाँ, ये तो देखा था हमने 6 चैप्टर में, है ना। बच्चे क्या करेंगे, दूसरों का प्रेक्षण करेंगे और उनको निभाएंगे वही चीजें। लोगों की अपनी प्रवीणता और उपलब्धि की प्रत्याशाओं एवं स्वयं अपनी प्रभाविता के प्रति दृढ़ विश्वास से भी यह निर्धारित होता है कि वे किस तरह के व्यवहारों में प्रवृत्त होंगे और व्यवहार विशेष को संपादित करने में कितना जोखिम उठाएंगे। आत्म सक्षमता की प्रबल भावना लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों का चयन करने, उनको प्रभावित करने एवं यहाँ तक कि उनका निर्माण करने को भी प्रेरित करती है। अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी बहुत हाई है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए अवसर वहां पर प्रदान कर सकते हैं। उसके साथ देखिए, आत्म सक्षमता की प्रबल भावना रखने वाले लोगों में भय का अनुभव भी कम होता है। इसके अंदर जो क्या रख रहे हैं, आत्म सक्षमता रख रहे हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अभी तक आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं बंडूरा के बारे में, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम। उसी के साथ साथ इन्होंने एक और थ्योरी दी है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। सवाल आया भी है और आता भी है और आता भी रहेगा। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है, सोशल लर्निंग थ्योरी दी है मिस्टर एल्बर्ट बंडूरा ने, जिन्होंने हमको बताया था प्रेक्षणात्मक अधिगम के अंदर कि क्या होता है। यहाँ पर जो है हम दूसरों को देखकर बच्चे और वयस्क क्या करते हैं, सीखते हैं और उनका अनुकरण वहां पर करते हैं। सेम उन्हीं बंडूरा ने, अल्बर्ट बंडूरा ने क्या बताया आपको, सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में बताया कि इसके अंदर जो है हम देख के तो सीख ही रहे हैं समाज में, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, हम यहाँ पर इन्होंने एक और चीज बताई, वो क्या है, वो है आपकी सेल्फ एफिकेसी यानी कि आत्म सक्षमता, है ना। आत्म सक्षमता क्या है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, आप जो सारी चीजें कर रहे हैं, सेल्फ एफिकेसी है। इसमें कंट्रोल किसका है, क्या आपका नियंत्रण है इसके अंदर, कंट्रोल आपका है या फिर आपके भाग्य का है, ठीक है। तो जो लोग भाग्य के भरोसे हैं वो लो वाले, और जो यहाँ पर हाई वाले हैं वो क्या करते हैं, इनके अंदर एक और चीज नहीं होती, वो क्या है, डर का भय, है ना, फियर नहीं होता इनके अंदर। अब सोचिए, एक जो स्टोरी आई थी माझी द माउंटेन मूवी देखी हुई और आपने, तो उसके पास क्या था, उसके पास सेल्फ, अगर हम बात करें सेल्फ एफिकेसी की बात करें तो क्या थी उसके पास, उच्च होगी या निम्न होगी, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा उच्च थी, है ना, हाई सेल्फ एस्टीम था। वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठा कि एक दिन जो है पहाड़ टूटेगा, उसने क्या किया, इसको अंदर भय भी नहीं था किसी चीज का, उसने क्या किया, अपनी जो है कुल्हाड़ी फावड़ा जो भी है उसने उठाया और जो है उसको खोदना, कुदाली से उसने स्टार्ट कर दिया और अंत में उसने 2 पहाड़ इस प्रकार से रास्ता यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या थी, आत्म सक्षमता, अपने बारे में सक्षमता उसकी क्या थी, बहुत ज्यादा उच्च थी कि जो भी करूंगा, मैं अपने नियंत्रण में हूं, मैं अपने कंट्रोल में हूं। ठीक इसी प्रकार से आप भी परीक्षा देने जाएं तो क्या सोच के जाएं, भाग्य के भरोसे ना जाएं, जो होना है होगा। आप स्वयं को लें कि मैं हूं इसके कंट्रोल में। खुद की सेल्फ एफिकेसी कैसी रखें, आप यहाँ पर हाई रखें कि जो भी करूंगी मैं करूंगा, तो आपको जहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उसी के साथ देखिए एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, यहाँ तो देख लिया आपने, भय का अनुभव कम होता है, इसको नोट कर लेंगे आप। सेल्फ एफिकेसी वाले बच्चों में या जो लोग होते हैं उनके अंदर भय कम होता है, फियर ऑफ फेलियर, या इनको जो है यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर कम होता है, डर का, फियर का। पॉइंट नंबर 1, भय का अनुभव भी कम होता है, फियर का एक्सपीरियंस भी कम होता है। उसी के साथ देखिए, आत्म सक्षमता को विकसित किया जा सकता है, मोस्ट आईएमपी लाइन ध्यान दीजिएगा। सेल्फ एफिकेसी को क्या कर सकते हैं, हम डेवलप करा सकते हैं, डेवलप किया जा सकता है। कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, चाहे वो सेल्फ एफिकेसी ही क्यों ना हो, ठीक है। देखा गया है कि उच्च आत्म सक्षमता यानी हाई सेल्फ एफिकेसी रखने वाले लोग धूम्रपान ना करने का निर्णय लेने के बाद तत्काल इस पर अमल कर लेते हैं। उनके अंदर क्या है, सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा हाई होती है। बच्चों के आरंभिक वर्षों में सकारात्मक प्रतिरूपों या मॉडल को प्रस्तुत कर हमारा समाज, हमारे माता पिता और हमारे अपने सकारात्मक अनुभव आत्म सक्षमता की प्रबल भावना के विकास में सहायक हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है मदद करती हैं, ठीक है। बच्चे के आरंभिक वर्षों में क्या कौन कौन से, माता पिता, समाज और हमारे अपने सकारात्मक अनुभव सेल्फ एफिकेसी की भावना के विकास में सहायक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाना आपने किसके बारे में, सेल्फ एफिकेसी के बारे में। अभी तक क्या क्या देख लिया है आपने, अभी तक देख लिया है सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम। अब हम बात करेंगे आत्म नियमन, काफी इजी है ये वाला। सेल्फ रेगुलेशन का तात्पर्य हमारे अपने व्यवहार को संगठित करने, ऑर्गेनाइज करने और परिवीक्षण या मॉनिटर करने की योग्यता से है। मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों में बाह्य पर्यावरण की मांगों के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, वे आत्म परिवीक्षण में उच्च होते हैं, ठीक है। तो अपनी मॉनिटरिंग में क्या होते हैं, वो अच्छे होते हैं ऐसे लोग जो क्या करते हैं, बाह्य पर्यावरण की मांगों के अनुसार, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चीजें चाहिए हैं उसके अनुसार वो क्या करते हैं, अपने व्यवहार को, बिहेवियर को वहां पर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन के बारे में। जीवन की कई स्थितियों में स्थितिपरक दबावों के प्रति प्रतिरोध और स्वयं पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो हमको क्या करना होता है, स्वयं पे हमको यहाँ पर नियंत्रण रखना होता है।
यह संभव होता है उस चीज के द्वारा जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, संकल्प शक्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, विल पावर, है ना। विल पावर सुना होगा आपने, विल पावर। मनुष्य रूप में हम जिस तरह भी चाहें अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको जो है यहाँ पर मान लीजिए आइसक्रीम नहीं खाना है, तो कितने भी सामने टेस्टी से टेस्टी आइसक्रीम लाके कोई रख दे, आपने नहीं खाना है उसको, क्यों? हम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, जो आप करना चाहें उसी को आप करेंगे। हम प्राय अपनी कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि को विलंबित अथवा स्थगित कर देते हैं। इसको क्या कर देंगे आप, विलंब कर देंगे, डिले कर देंगे, आप इसको पोस्टपोन कर देंगे, आस्थगित कर देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। आवश्यकताओं के परितोषण को विलंबित अथवा आस्थगित करने के व्यवहार को सीखना ही क्या है, आत्मनियंत्रण कहा जाता है। सेल्फ कंट्रोल क्या है कि जो भी हमारी नीड है, भूख लगी है लेकिन हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, टीचर खड़ा है सामने, कैसे खा ले टिफिन, भूख लगी है, विलंबित, थोड़ी 10 मिनट बाद खा लेंगे, है ना, स्थगित कर देते हैं उसको। तो उसी को क्या करते हैं, व्यवहार, ऐसे व्यवहार को सीखना ही क्या कहलाता है, आपका सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रण कहलाता है। ठीक है। दीर्घावधि लक्ष्यों की संप्राप्ति में आत्मनियंत्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल है तो आप जो है छोटे छोटे चीजों को यहाँ पर अवॉइड करते हैं, सेल्फ कंट्रोल रखते हैं। आपने देखा है कोई अगर 80 किलो का व्यक्ति है, उसको 50 किलो का होना है, तो क्या करता है, वो सेल्फ कंट्रोल अपनाता है, खाने पीने की चीजों पर कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य कैसा है, दीर्घावधि, लंबे समय तक, 2 साल में वो 50 किलो का हो पाएगा। उसको प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, आत्मनियंत्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं हमें कुछ ऐसे प्रभावी उपाय प्रदान करती हैं जिनसे आत्मनियंत्रण का विकास होता है। किसका विकास होता है, सेल्फ कंट्रोल का विकास होता है। क्या है, उपास वगैरह, व्रत वगैरह करना, रोजा में उपवास करना और सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति का भाव रखना। ठीक है। तो क्या है, सांसारिक वस्तु जो है आपके यहाँ पर भोग विलास की जो वस्तुएं हैं उनसे क्या रखना है, अनासक्ति रखना। एक मॉडल होता है आसक्ति, हिंदी का ही वर्ड है आसक्ति, अनासक्ति वर्ड। ठीक है। एक मॉडल होता है जिसमें आप ऐसी चीजों का परित्याग करेंगे जो आपको इस तरफ खींच के ले जाती है गलत मार्ग की, और गलत मार्ग इन द सेंस संसारिक वस्तुओं में आपको लेके चली जाती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आत्मनियंत्रण के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक तकनीक सुझाई गई हैं। क्या क्या कर सकते हैं, अपने व्यवहार का परीक्षण, अपने बिहेवियर को देखें। एक तकनीक है जिसके द्वारा आत्म के विभिन्न पक्षों को परिवर्तित, परिमार्जित अथवा सशक्त करने के लिए आवश्यक सूचनाएं दी जाती हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मॉनिटर करना है, देखें अपने आप को, स्वयं को। आत्म अनुदेश, सेल्फ इंस्ट्रक्शन क्या है, एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक है। हम प्राय अपने आप को कुछ करने तथा मनोवांछित तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुदेश देते हैं। ऐसे अनुदेश क्या बोलते हैं, इसको हम आत्मनियमन में प्रभावी होते हैं। ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन में प्रभावित होते हैं कौन से, सेल्फ इंस्ट्रक्शन। आप स्वयं को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसा करो, वहां से जाओ, ऐसे मत खाओ, इसको मत खाओ, इसको मत पियो। उसके बाद देखिए आत्म प्रबंधन की बात करेंगे, सेल्फ रीइंफोर्समेंट एक तीसरी तकनीक है। इसके अंतर्गत ऐसा व्यवहार पुरस्कृत किए जाते हैं जिनके परिणाम क्या होते हैं, सुखद होते हैं। खुद को क्या करना है, आपको सेल्फ रीइंफोर्स भी करना है। यदि आप अपने परीक्षा में अच्छा निष्पादन किया है तो आप अपने मित्रों के साथ फिल्म देखने जा सकते हैं। ये जो तकनीकें यहाँ दी हुई हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं और आत्म नियमन तथा आत्मनियंत्रण के संदर्भ में अत्यंत प्रभावी पाई गई हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें थी किसके बारे में, आपके सेल्फ के बारे में। क्या क्या सीखा आपने, फिर से रिवाइज करिए एक बार। सेल्फ कॉन्सेप्ट सीखा, सेल्फ एस्टीम सीखा, सेल्फ आपने एफिकेसी सीखी, और आपने सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पर सीखा। उसके अंदर आपने सेल्फ कंट्रोल सीखा। ठीक है। और यहाँ पे आपने आत्मनियंत्रण के लिए यानी सेल्फ कंट्रोल के लिए भी आपने यहाँ पर 3 चीजें सीखी। दूसरों का व्यवहार मतलब अपने व्यवहार का परीक्षण करना, ठीक है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट और सेल्फ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। ये इसके अंदर ये 3 चीजें आएंगी, इसको आप ध्यान रखें। अब देखिए बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, संस्कृति एवं आत्म। आत्म के अनेक पक्ष संस्कृति के उन विशिष्ट रूपों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं जिनमें एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में आत्मा का विश्लेषण अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट करता है जो पाश्चात्य सांस्कृतिक संदर्भ में पाए जाने वाले पक्षों से भिन्न होते हैं। भारतीय और पाश्चात्य अवधारणाओं के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर इस तथ्य को लेकर है कि आत्म और दूसरे अन्य के बीच किस प्रकार से सीमा रेखा निर्धारित की गई है। तो इंडिया में एंड वेस्ट में क्या डिफरेंस है पर्सपेक्टिव में, कि सेल्फ और दूसरों के बीच में किस प्रकार से सीमा रेखा निर्धारित की गई है। पाश्चात्य अवधारणा में यह सीमा रेखा अपेक्षाकृत स्थिर और दृढ़ प्रतीत होती है। दूसरी तरफ भारतीय अवधारणा में आत्म और अन्य के मध्य सीमा रेखा स्थिर न होकर परिवर्तनीय प्रकृति की बताई गई है। यहाँ की आप देखेंगे नीचे अभी आगे, ठीक है, कैसी है, परिवर्तनीय। दूसरी तरफ भारतीय अवधारणा में आत्मा और अन्य के मध्य सीमा रेखा स्थिर न होकर परिवर्तनीय की बताई गई है। इस प्रकार एक क्षण में व्यक्ति का आत्मा अन्य सब कुछ को अपने में अंतर्निहित करता हुआ समूचे ब्रह्मांड में विलीन होता हुआ प्रतीत होता है, किंतु दूसरे क्षण में आत्मा अन्य सबसे पूर्णतया विनिर्मित होकर व्यक्तिगत आत्मा, उदाहरणार्थ हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता एवं लक्ष्य, आपको बताया था लास्ट में टेस्ला का एग्जांपल, एलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग पर केंद्रित हुआ प्रतीत होता है। पाश्चात्य अवधारणा आत्मा और अन्य मनुष्य और प्रकृति तथा आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ के मध्य स्पष्ट द्विभाजन करती हुई प्रतीत होती है, और भारतीय अवधारणा क्या है, इस प्रकार का कोई भी स्पष्ट द्विभाजन नहीं करती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली,
ये वाली, ठीक है। पाश्चात्य अवधारणा जो है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, सेल्फ और दूसरों के बीच, दूसरे मनुष्य के बीच क्या करता है, और प्रकृति तथा आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ के मध्य स्पष्ट विभाजन करता है। और इंडियन वाला जो पर्सपेक्टिव है, इस प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं करता है आपकी संस्कृति एवं आत्मा के अंतर्गत। पाश्चात्य संस्कृति में आत्मा और समूह को, अब यहां देखिए, ये देखिए, ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, ये पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य है, और ये समूह है दूसरा, अलग अलग है यहाँ पे। और यहाँ देखिए व्यक्ति है और समूह जुड़ा ही हुआ है उससे लगभग एक समान जैसा, ठीक है। तो इस प्रकार का ये आपका इंडियन पर्सपेक्टिव है, ये आपका पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं आंसर में। पाश्चात्य संस्कृति में आत्मा और समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमा रेखाओं के साथ दो भिन्न इकाई आपको दिख रही है, एक व्यक्ति इकाई है, एक समूह की इकाई में स्वीकार किया गया है। व्यक्ति समूह का सदस्य होते हुए भी अपनी वैयक्तिकता बनाए रखता है, मतलब समूह में तो है लेकिन क्या करता है, अपनी पर्सनल वो बना के रखता है, वहां पर इंडिविजुअलिटी। भारतीय संस्कृति में आत्मा को व्यक्ति के अपने समूह से पृथक नहीं किया जा सकता। आप जो है अपने समूह से, अपने ग्रुप से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। आप अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको उनके साथ उन्हीं के एक मेंबर बन के रहना होगा, है ना, अलग से आप नहीं हो सकते। बल्कि दोनों क्या करेंगे, सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के साथ बने रहते हैं। दूसरी तरफ पाश्चात्य संस्कृति में दोनों के बीच एक दूरी बनी रहती है, ठीक है, दोनों दूर रहते हैं। यही कारण है कि अनेक पाश्चात्य संस्कृतियों का व्यक्तित्ववादी और अनेक एशियाई संस्कृतियों का सामूहिकतावादी संस्कृति के रूप में विशेषीकरण किया जाता है। कारण क्या है, यही है कि हम जो है यहाँ पर सबके साथ मिलकर रहते हैं इंडिया में, एशियन कंट्रीज में, और बाहर जो है यहाँ पर इस प्रकार की इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दिया जाता है कि आपने अकेले क्या काम किया है जीवन के अंदर, ठीक है। यहाँ देखिएगा, व्यक्तित्ववादी, अनेक पाश्चात्य संस्कृतियों का व्यक्तित्ववादी और अनेक एशियाई संस्कृतियों का सामूहिकतावादी संस्कृति के रूप में विशेषीकरण किया गया जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तित्ववादी, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर कहा जाता है वेस्ट वालों को। और उसी के साथ साथ एशियन को क्या कहते हैं, हम एशियन को कहते हैं हम कलेक्टिविस्टिक, कलेक्टिविस्टिक कल्चर। एशियन कंट्रीज को, मतलब जैसे इंडिया हो गई, चाइना, जापान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो है, पाकिस्तान, ये सब जो है आपके किसके अंदर आएगी, कलेक्टिविस्टिक के अंदर। किस किसके पे ध्यान देती है, ग्रुप पे ध्यान देती है, समूह के साथ साथ यहाँ पे ध्यान देती है। यहाँ पे पूरा ध्यान किसके ऊपर रहता है, व्यक्ति के ऊपर पूरा ध्यान यहाँ पर रहता है, ठीक है। आप देखिए मार्क ज़करबर्ग, सोचिए उसका आपको मालूम है, उसके आस पड़ोस पड़ोसी कौन है, किसी का कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके आगे पीछे की पूरी हिस्ट्री, सब चीजों को यहाँ पर समूह को पूरा साथ में लेके चलना होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इस प्रकार की बातों को देखा था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वेस्टर्न को क्या बोलते हैं, हम वेस्टर्न को बोलते हैं इंडिविजुअलिस्टिक, एंड एशियन कंट्रीज को क्या बोलते हैं यहाँ पर हम कलेक्टिविस्टिक कल्चर के मध्य इनका विभेदीकरण किया गया है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। हमने जाना कंप्लीटली किसके बारे में, हमने जाना यहाँ पर सेल्फ के बारे में, यानी कि स्व के बारे में। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हम पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में, यानी कि व्यक्तित्व के बारे में। अगर आपने सेल्फ अच्छे से समझ लिया, सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, सेल्फ एस्टीम अच्छे से समझ लिया, सेल्फ एफिकेसी अच्छे से समझ ली, सेल्फ रेगुलेशन अच्छे से समझ लिया, सेल्फ रेगुलेशन के अंतर्गत आने वाला आपका जो है सेल्फ कंट्रोल समझ लिया, सेल्फ कंट्रोल के अंतर्गत आने वाली 3 चीजें, अपना व्यवहार परीक्षण करना, अपने व्यवहार को रीइंफोर्स करना, और तीसरी एक और जो चीज थी वहां पर, ठीक है, वो अगर आपने जान लिया, यहाँ पर अपने आप को क्या करना है, यहाँ पर सेल्फ इंस्ट्रक्ट करना। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं किसके बारे में, अपने सेल्फ के बारे में, यानी कि आपकी स्व धारणा, स्व आत्मा के बारे में आपको ये सब चीजें बताती हैं। उसके साथ अगले पार्ट में बात करेंगे हम पर्सनैलिटी के बारे में, यानी कि व्यक्तित्व के बारे में। ऑलराइट, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम करेंगे आराम आराम से, आईएमपी चैप्टर है ये वाला। ऑलराइट, ओके, तो हम पढ़ रहे हैं दूसरी टांग। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, धन्यवाद।